वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स या मैग्नेटिक लीकेज ऑफ ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट को स्टडी करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सपोज ये एक ट्रांसफार्मर है जिसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसमें हम लोगों ने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, जिसके कारण इसमें से एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है। ये हमारे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसमें हम लोगों ने एक लोड कनेक्ट किया है, जिसके कारण इसमें से एक अल्टरनेटिंग करंट I2 फ्लो होता है। अब होता क्या है ट्रांसफार्मर में, जब भी हम लोग इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं तो इसका खुद का एक एमएमएफ बनता है। एमएमएफ मतलब क्या होता है, एन इंटू आई, मतलब कि ये एक ऐसा फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लक्स के प्रोडक्शन के लिए। सिमिलरली सेकेंडरी में जब करंट फ्लो होता है तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से भी मिल करके इसका एक एमएमएफ बनता है N2I2, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी से भी एक फ्लक्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अब हम यदि प्राइमरी के साइड की बात करते हैं तो प्राइमरी का जो एमएमएफ होता है, जो N1 इंटू I1, यहाँ पर जो एमएमएफ क्रिएट हुआ है वो अपना खुद का एक फ्लक्स बनाता है। और वो फ्लक्स क्या रहता है, तो हम लोग जानते हैं कि अभी तक हमने जो इसके पहले तक आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ा है, तो हमने ये पढ़ा है कि जो भी फ्लक्स बनता है वो पूरा का पूरा फ्लक्स इस कोर के अंदर रहता है और वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ सेकेंडरी तक पहुंचता है, सेकेंडरी से लिंक करता है और उसके बाद अपने पाथ को कंप्लीट करते हुए वापस यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो मेन फ्लक्स होता है, जिसको अपन φm से अभी तक रिप्रेजेंट करते आए थे और हम ये एज्यूम कर रहे थे आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में कि पूरा का पूरा फ्लक्स कोर के अंदर ही रहता है और पूरा फ्लक्स जो प्राइमरी से बन रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से भी लिंक करता है और फिर सेकेंडरी में एक ईएमएफ E2 इंड्यूस करता था। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब सेकेंडरी में करंट फ्लो होता है तो सेकेंडरी का भी अपना एक फ्लक्स बनता है जो इस मेन फ्लक्स को अपोज करता है, और वो सेकेंडरी का फ्लक्स भी पूरा का पूरा इस कोर के अंदर ही रहता है और इस कोर से होता हुआ प्राइमरी से वो लिंक करता है और फिर प्राइमरी में भी एक ईएमएफ इंड्यूस करता है और ऐसे करके वो वापस अपने पाथ को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इस एमएमएफ के कारण वो सिर्फ कोर के अंदर ही है और वो अपने पाथ को कंप्लीट करके सेकेंडरी में जा रहा है। यहां पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी पूरा का पूरा कोर के अंदर ही रहता है और अपने पाथ को कंप्लीट करता हुआ प्राइमरी से लिंक करता है। ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो भी फ्लक्स प्राइमरी में प्रोड्यूस होता है वो पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी से लिंक नहीं कर पाता है, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा फ्लक्स रहता है जो कि सेकेंडरी को लिंक नहीं कर पाता है, बल्कि सिर्फ प्राइमरी तक ही कन्फाइंड रहता है। और ये फ्लक्स क्या होता है, ये कोर से ट्रेवल करने के बजाय अपना मेजर पोर्शन जो है वो एयर के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करता है। ठीक है, यहां पर भी सेम केस होता है कि जो फ्लक्स सेकेंडरी से प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने पाथ को कोर से कंप्लीट करने के बजाय अपने मेजर पाथ को वो ऐसे करके एयर से कंप्लीट कर लेता है। तो अल्टीमेटली हम क्या कहना चाह रहे हैं, यदि इसी को सरल शब्दों में समझें तो अपन ये कहना चाहते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग से जो भी फ्लक्स बनता है वो सारा का सारा फ्लक्स जो है वो इस कोर से होता हुआ सेकेंडरी में नहीं पहुंचता है, बल्कि काफी सारा फ्लक्स क्या होता है वो ऐसे करके अपने पाथ को एयर से कंप्लीट कर लेता है। मतलब वो एयर में लीक कर जाता है, उसका लीकेज होता है एयर की तरफ, यहां से भी वो लीक करता है और एयर से होते हुए अपने पाथ को कंप्लीट करता है। तो यदि ये एयर से होते हुए अपने पाथ को कंप्लीट कर रहा है तो ये सेकेंडरी तक नहीं पहुंचेगा। सिमिलरली ये वाला फ्लक्स भी सेकेंडरी तक नहीं पहुंचेगा, तो ये फ्लक्स क्या कहलाएंगे, ये फ्लक्स कहलाएंगे लीकेज फ्लक्स ऑफ प्राइमरी, φL1। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब इस वाइंडिंग के कारण दो फ्लक्स बन रहे हैं। एक फ्लक्स है जो मेन फ्लक्स जो अपने पाथ को कोर से कंप्लीट करता हुआ सेकेंडरी में लिंक करता है और सेकेंडरी में एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। दूसरा फ्लक्स कौन सा हुआ, जो एयर से होते हुए अपने पाथ को कंप्लीट करके वापस प्राइमरी में आ जाता है, ये सेकेंडरी तक नहीं पहुंचता है। तो इन दोनों फ्लक्स में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर प्राइमरी से सेकेंडरी तक करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये वाला फ्लक्स है, मेन फ्लक्स। φL जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर प्राइमरी से सेकेंडरी तक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो प्राइमरी के से प्रोड्यूस होता है और प्राइमरी में ही कन्फाइंड रह जाता है। सिमिलरली ये सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स है जो सेकेंडरी में प्रोड्यूस होता है और अपने पाथ को जो है वो एयर के थ्रू ऐसे कंप्लीट करता है। ये भी अपने पाथ को ऐसे एयर के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब ये लीक हो जा रहा है एयर में, ये ऐसे एयर में लीक हुआ और वापस अपने सेकेंडरी में आ गया। ये वाला फ्लक्स प्राइमरी तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाले जो फ्लक्स हैं ये कहलाते हैं लीकेज फ्लक्स। ये सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स, ये प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स। ठीक है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं कि φL1 या φL2, ये जो फ्लक्स होते हैं φL1 मतलब लीकेज फ्लक्स ऑफ वाइंडिंग 1 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एमएमएफ ड्यू टू प्राइमरी एम्पियर टर्न्स एग्जिस्टिंग बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, ये पॉइंट्स A एंड B हैं, एक्ट्स अलोंग द लीकेज पाथ। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स तभी प्रोड्यूस होता है जब एमएमएफ ऑफ प्राइमरी एम्पियर टर्न एग्जिस्ट, जो कि ए और बी के बीच में कर रहा है, वो लीकेज पाथ के अलोंग एक्ट करे। बिल्कुल सिमिलर वे में अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी के लिए कि सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है जब सेकेंडरी का एमएमएफ
एग्जिस्टिंग बिटवीन पॉइंट सी एंड डी एक्ट्स अलोंग द लीकेज पाथ। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि जो लीकेज फ्लक्स होते हैं, यदि हम फाई L1 की बात करें तो लीकेज फ्लक्स प्राइमरी के एमएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना ज्यादा एमएमएफ बनेगा उतना ज्यादा लीकेज फ्लक्स बनेगा, जितना कम एमएमएफ बनेगा उतना कम लीकेज फ्लक्स बनेगा। तो हमने लिखा है फाई L1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 इंटू I1। बिल्कुल सिमिलरली फाई L2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 I2, मतलब कि एमएमएफ ऑफ सेकेंडरी, ये हो गया एमएमएफ ऑफ प्राइमरी। ठीक है, मतलब कि लीकेज फ्लक्स जो होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एमएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब एक और चीज है, देखिए ये वाला जो फ्लक्स था हमारा मेन फ्लक्स, वो क्या करता था, जब वो सेकेंडरी से लिंक करता था तो सेकेंडरी में ईएमएफ E2 इंड्यूस करता था। जब यही मेन फ्लक्स यहां लिंक करता था तो ये प्राइमरी में एक ईएमएफ E1 इंड्यूस किया करता था। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यदि ये लीकेज फ्लक्स है, ये भी अल्टरनेटिंग टाइप का है, ये भी टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो फैराडे के लॉ के हिसाब से ये फ्लक्स भी कुछ ना कुछ ईएमएफ यहां पर इंड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा। सिमिलरली ये जो लीकेज फ्लक्स है ये भी अल्टरनेटिंग टाइप का लीकेज फ्लक्स है, फाई L2 जो है ये भी अल्टरनेटिंग टाइप का है, तो ये भी फैराडे के लॉ के हिसाब से यहां पर कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि फाई L1 इंड्यूसेस ईएमएफ EL1 इन प्राइमरी, और वो कहलाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि ये सिर्फ प्राइमरी से प्रोड्यूस हो रहा है और प्राइमरी से ही लिंक कर रहा है, इसलिए कहलाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जबकि ये वाला एमएमएफ, ये वाला फ्लक्स क्या कहलाता था, जो प्राइमरी से बनता था लेकिन सेकेंडरी से लिंक करता था, तो वो कहलाता था म्यूचुअल। ठीक है, ये वाला फ्लक्स कहलाता है म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फ्लक्स कौन सा है, जो यहां से बने लेकिन यहां लिंक करे, जो यहां पर बने यहां लिंक करे। सेल्फ वाला क्या कहलाएगा, जो यहीं पर बने और यहीं लिंक करे। सेल्फ वाला क्या कहलाएगा, जो यहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है और इसी वाइंडिंग से लिंक कर रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, सेल्फ। ठीक है, तो उससे बनने वाला ईएमएफ क्या कहलाएगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फाई L1 क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस करता है EL1, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिमिलरली फाई L2 क्या करता है, वो एक ईएमएफ इंड्यूस करता है कहां पर, सेकेंडरी वाइंडिंग में, और वो क्या कहलाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये हो गया कि इस E1 के अलावा इस वाइंडिंग में एक और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और वो है EL1, मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिमिलरली यहां पर भी एक ईएमएफ और इंड्यूस हो रहा है, वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसमें एक ईएमएफ और इंड्यूस हुआ, इसमें भी एक ईएमएफ और इंड्यूस हो रहा है। कौन कौन से हो रहे हैं, EL1 और EL2। और इस ईएमएफ का इफेक्ट क्या है, इस ईएमएफ का इफेक्ट होता है, हम इसको अज्यूम कर सकते हैं या इसको कंसिडर कर सकते हैं एक इंडक्टिव कॉइल की तरह। कैसी इंडक्टिव कॉइल, जिसमें इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यदि ये प्राइमरी वाइंडिंग है तो EL1 इंड्यूस होगा, यदि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है तो उसमें EL2 इंड्यूस होगा। क्लियर है, मतलब इतना ईएमएफ इंड्यूस करने वाली एक इमेजिनरी वाइंडिंग हमने अज्यूम कर ली। एक इमेजिनरी वाइंडिंग प्राइमरी में ऐसी है, एक इमेजिनरी इंडक्टेंस प्राइमरी में ऐसा है, इंडक्टेंस लिखें तो ज्यादा क्लियर रहेगा, कि प्राइमरी वाइंडिंग के साथ एक ऐसा इंडक्टेंस कनेक्टेड है जिसमें इतना ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि इस फाई L1 के कारण होता। तो फाई L1 जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग में कर रहा है उतना ही ईएमएफ इंड्यूस करे, ऐसा एक इंडक्टेंस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं प्राइमरी में। और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स है, वो जितना ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस कर रहा है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, उतना ही ईएमएफ इंड्यूस करने वाला एक इंडक्टेंस हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग में अज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है, तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम अल्टीमेटली ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मर में एक, ये अब हो गया आइडियल ट्रांसफॉर्मर। वापस से अपन इसको क्या अज्यूम कर लिया, आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है। लेकिन उस लीकेज फ्लक्स को हम लोगों ने कहां पे कंसीडर किया, यहां पर एक इंडक्टेंस L1 और यहां पर एक इंडक्टेंस L2 बना करके। इसी लीकेज फ्लक्स के इफेक्ट को हमने क्या किया, ये मान लिया कि इस ट्रांसफार्मर में कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है, लेकिन इस लीकेज फ्लक्स के कारण क्या हो रहा था, तो यहां पर EL1 बन रहा था। तो इस EL1 के इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए हमने यहां पर एक कॉन्सेंट्रेटेड या लम्ड इंडक्टेंस अज्यूम किया। सिमिलरली इसके EL2 के इफेक्ट को, या इस लीकेज फ्लक्स का जो इफेक्ट EL2 होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोगों ने सेकेंडरी वाइंडिंग में एक लम्ड इंडक्टेंस L2 कंसीडर कर लिया और इस ट्रांसफार्मर को मान लिया आइडियल।
क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि ये जो लीकेज फ्लक्स का जो इफेक्ट होता है वो होता है EL1 और EL2, और इस EL1 और EL2 को यहाँ पर शो करने के लिए क्लियरली हमको यदि समझना है, बाद में जो एनालिसिस होंगे बड़े बड़े एनालिसिस, उसको यदि अपने को क्लियर कट समझना है तो हम क्या कर लेंगे, लीकेज फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को हटा करके अपन क्या मानेंगे कि इस लीकेज फ्लक्स का जो इफेक्ट होता है, ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ, इतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी करंट के कारण प्रोड्यूस हो, उतने इंडक्टेंस को हम यहां पर कनेक्टेड मान लेते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के सीरीज में L1 और L2 कनेक्टेड है। इस L1 में ईएमएफ इंड्यूस होगा EL1 और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा EL2। किसके कारण? यहां पर करंट फ्लो हो रहा था I1 और यहां पर करंट फ्लो हो रहा था I2। ये देखिए, यहां पर हमने I1 माना था, यहां I2 माना था। इसी I2 के कारण यहां पर EL1 हो रहा था, इसी I2 के कारण यहां पर EL2 हो रहा था, ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे। तो उसका जो इफेक्ट है लीकेज फ्लक्स का इफेक्ट यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। हमने माना कि EL1 प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है, और किस करंट के कारण? I1 के कारण। तो ओम्स लॉ लगा दें, EL1 अपॉन X1 करेंगे तो एक अपोजिशन का फैक्टर आएगा जो कहलाता है रिएक्टेंस। तो ये हो गया हमारा एक रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी? EL1 अपॉन X1। मतलब अपन कितना यहां पर इंडक्टेंस माने जिसका रिएक्टेंस X1 हो, यहां पर अपन कितना इंडक्टेंस माने जिसका रिएक्टेंस X2 हो, और वो कैसे निकलेगा? EL2 अपॉन I2, ये निकलेगा EL1 अपॉन I1 से। क्लियर है? ओम्स लॉ लगाया, सिंपल सा ओम्स लॉ। वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू रिएक्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू रिएक्टेंस। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय प्राइमरी का करंट इज इक्वल टू प्राइमरी का रिएक्टेंस। सेकेंडरी का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय सेकेंडरी का करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी का रिएक्टेंस। और उसी रिएक्टेंस को हम लोगों ने यहां पे कनेक्ट किया है, ये वाला। तो इसको L1 और लिखने के बजाय हम लिखेंगे XL1, और इसको L2 लिखने के बजाय अपन लिखेंगे XL2। अब आगे चल करके और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको XL1 लिखने के बजाय सिंपल X1 लिख देते हैं, और इसको XL2 लिखने के बजाय अपन सिंपल X2 से शो करते हैं। और ये जो X1 और X2 हैं, X1 और X2 है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी, ये इसका नाम हो जाता है। ठीक है, आई समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी को एक दूसरे तरीके से अपन समझना चाहें, एक सेकंड मेथड भी है इसको समझने का। वो सेकंड मेथड क्या है? देखिए, फ्लक्स 1 जो है, लीकेज फ्लक्स ऑफ वाइंडिंग 1 है, वो लिंक करता है सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग से। लीकेज फ्लक्स ऑफ वाइंडिंग 2 जो है वो लिंक करता है सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग से। प्राइमरी के टर्न्स है N1, सेकेंडरी के टर्न्स है N2। तो फाई L1 लिंक्स करता है N1 से और फाई L2 लिंक करता है L2 से। ठीक है, होता क्या है, ये जो लीकेज फ्लक्स होता है वो जो अपने पाथ को फॉलो करता है वो मोस्टली एयर से करता है। यहां पर अपन लोग देख रहे थे, ये जो लीकेज फ्लक्स का पाथ है ये मोस्टली एयर से रहता है, बहुत ही स्मॉल पोर्शन इस आयरन से जाता है या इस कोर से जाता है। ये जो फ्लक्स है उसका मोस्ट जो पाथ है वो एयर से कंप्लीट होता है, आयरन से या कोर से बहुत कम होता है। सिमिलरली इधर पे भी होता है। तो अल्टीमेटली क्या हम कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि लीकेज फ्लक्स फॉलोज पाथ इन एयर मोस्टली। इसका ऑलमोस्ट जो पाथ होता है वो एयर के थ्रू ही होता है, कोर से बहुत ही मिनिमम पाथ वो ट्रेवल करता है, मिनिमम थ्रू कोर। ठीक है, ये मिनिमम पाथ कोर के थ्रू ट्रेवल करता है, मैक्सिमम पाथ एयर के थ्रू ट्रेवल करता है। और यदि एयर के थ्रू ये ट्रेवल करेगा तो एमएमएफ जो होगा उसका, एमएमएफ क्या चीज है? इस फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स की जरूरत है वो कहलाता है एमएमएफ। जैसे करंट को फ्लो कराने के लिए ईएमएफ की जरूरत पड़ती है, वोल्टेज की, वैसे फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए एमएमएफ की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है कि जो एमएमएफ है और जो फ्लक्स लिंकेज है वो लीनियरली रिलेटेड रहते हैं, मतलब कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है, क्लियर? कौन कौन? फ्लक्स को बनाने वाला फोर्स और फ्लक्स लिंकेज। कौन सा फ्लक्स लिंकेज? ड्यू टू लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स को बनाने वाला एमएमएफ और लीकेज फ्लक्स के कारण फ्लक्स लिंकेज जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं या लीनियरली रिलेटेड होते हैं। प्राइमरी के भी सेकेंडरी के भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों ही केसेस में।
इसका मतलब क्या है, जब भी कोई दो चीजें आपस में लीनियरली रिलेटेड रहती हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के, तो अपन जानते हैं ना, तो v और i का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, याद है आपको। सिमिलरली एमएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स लिंकेज। यहां पर अपन ने लिखा है एमएमएफ और फ्लक्स लिंकेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लीनियरली रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है लीनियरली? क्योंकि उनका मैक्सिमम पाथ एयर से जा रहा है, और जब एयर से जाते हैं तो एयर में सैचुरेशन नहीं होता है। यदि ये कोर से जाता है तो कोर कहीं ना कहीं सैचुरेट होता है, कोर में कुछ ना कुछ हिस्टेरेसिस होता है, उसके कारण उनका लीनियर रिलेशनशिप जो है वो वैलिड नहीं रहता है, वो नॉन लीनियर हो जाता है। लेकिन एयर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर हिस्टेरेसिस का इफेक्ट नहीं रहता है, और यदि एयर में हिस्टेरेसिस का इफेक्ट नहीं रहता है तो इसलिए वो लीनियरली रिलेटेड रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। कौन कौन? एमएमएफ और फ्लक्स लिंकेज। तो एमएमएफ और फ्लक्स लिंकेज आपस में लीनियरली रिलेटेड है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एमएमएफ और फ्लक्स लिंकेज है तो अपन ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय एमएमएफ जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल i था तो v डिवाइडेड बाय कांस्टेंट है, वैसे एमएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई n, तो फाई n डिवाइडेड बाय एमएमएफ जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये एमएमएफ डिवाइडेड बाय फाई n को भी अपन कांस्टेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट होगा, उसी चीज को हमने यहां पे लिखा है। सो देयर रेशियो मस्ट बी कांस्टेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है, एमएमएफ दैट इज ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू फाई। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज आप जानते होंगे, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं। फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू होता है n इंटू फाई, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स, ये कहलाता है फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। तो एमएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स लिंकेज। एमएमएफ क्या होता है? ni। अब n तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n इंटू फाई। तो इसका मतलब है इस मेथड के हिसाब से फ्लक्स लिंकेज और ये i का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। और जब दो चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब क्या होता है, जितना ये बढ़ेगा उसी हिसाब से ये भी बढ़ेगा। यदि ये 2 गुना बढ़ा तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, यदि ये 4 गुना बढ़ा तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा, यदि ये 5 टाइम्स हुआ तो ये भी 5 टाइम्स होगा। उसी को अपन बोलते हैं लीनियरली रिलेटेड या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? हम ऑलरेडी जानते हैं, हम काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि जो इंडक्टेंस होता है वो होता है फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, मतलब n फाई डिवाइडेड बाय आई। और वही चीज यहां पर आ रही है कांस्टेंट, यहां पर वही चीज आ रही है। इसका मतलब है L इज इक्वल टू n फाई बाय आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है? वी नो दैट L इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज को हम शो करते हैं साई से। फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट इज इक्वल टू n फाई बाय आई, और ये कैसा होगा? ये होगा कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा? L जो आएगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। L मस्ट बी एक कांस्टेंट, वे बार बार वेरी नहीं करेगा। मतलब लीकेज फ्लक्स वगैरह के कारण या करंट को कम ज्यादा करने के कारण L की वैल्यू वेरी नहीं करेगी, ठीक है। बल्कि कैसी रहेगी ये, यदि करंट को हम कम ज्यादा करेंगे तो ये फ्लक्स भी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और L की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। L है मतलब L कांस्टेंट है, मतलब इसको अपन बोलते हैं लीकेज इंडक्टेंस। क्लियर है? और इसी में यदि अपन लोग फ्रीक्वेंसी से इसको रिलेट करें तो ये बन जाता है एक्सएल, और एक्सएल आप जानते हैं ऑलरेडी 2 पाई एफ एल। मतलब यदि अपन एल बोले ये एक्सएल बोले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है हमारी 50 हर्ट्ज, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, इसका मतलब ये पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यदि एल कांस्टेंट है तो एक्सएल भी कांस्टेंट रहेगा। और एक्सएल क्या कहलाएगा? एक्सएल अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये कहलाएगा लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो लीकेज फ्लक्स हो रहा था, हम लोग कहां से शुरू किए थे? हम लोग शुरू किया था लीकेज फ्लक्स से। लीकेज फ्लक्स जो है वो अपने पाथ को एयर से कंप्लीट करता है। तो लीकेज फ्लक्स का एमएमएफ और लीकेज फ्लक्स का फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके कारण लीकेज फ्लक्स का एमएमएफ मतलब लीकेज फ्लक्स को प्रोड्यूस करने वाला करंट, और ये लीकेज फ्लक्स का एमएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम जानते हैं L इज इक्वल टू इतना होता है, तो हम उसी को रिलेट कर सकते हैं कि लीकेज फ्लक्स के कारण फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट कांस्टेंट होगा।
तो इसीलिए लीकेज फ्लक्स के कारण जो इंडक्टेंस बन रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, बार बार वेरी नहीं करेगी, और इसी कारण ये रिएक्टेंस भी कांस्टेंट होगा, लीकेज रिएक्टेंस वो भी बार बार वेरी नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली हम घूम फिर के फिर कहां पहुंच गए कि जो लीकेज फ्लक्स होता है, जो लीकेज फ्लक्स होता है उसका रिजल्ट क्या आता है, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आता है एक कांस्टेंट लीकेज रिएक्टेंस, जो हम लोगों ने यहां पर भी पढ़ा था, इस मेथड से भी अपन ने पढ़ा था। तो यही आया था कि उस लीकेज फ्लक्स का इफेक्ट होता है लीकेज रिएक्टेंस प्राइमरी में भी, लीकेज रिएक्टेंस सेकेंडरी में भी। यहां पर भी आ रहा है कि उसका इफेक्ट अल्टीमेटली फाइनली क्या आ रहा है, लीकेज रिएक्टेंस। यदि प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी आ जाएगा, यदि सेकेंडरी की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी का आ जाएगा। और हम लोग उसको कैसे कंसिडर करते हैं, तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं लीकेज रिएक्टेंस ऑफ प्राइमरी, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी को सीरीज में लम्प्ड पैरामीटर के रूप में अज्यूम करके। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर। थैंक यू।